रिविजन अगेन, है ना. वी आर carrying forward from where we have left in the last class. We have already done transfer income and factor income. That this topic was finished in the last class. What is factor income and what is transfer income? Factor income means those income which you earn, है ना. बदले में आप you give something and you get something in return. That is what called factor income. Transfer income means you get it for nothing. You didn't give anything in return. That is your transfer income. Fine. So the transfer income and factor income. Now we are moving on to final goods and intermediate goods. Final goods को how can we recognize? हम पहचानेंगे कैसे कि ये final goods है? तो दो बातें होंगी. क्या होगा ये? या तो कंजम्पशन होगा या इन्वेस्टमेंट होगा. यस, या तो आप कंज्यूम कर लोगे या तो आप इन्वेस्ट कर लोगे. ओके, दैट इज कॉल्ड फाइनल गुड्स. अब जैसे देखो, किसी भी गुड्स को, कोई भी गुड्स है, कोई भी गुड्स उठाओ, तो डिटरमिन करने के लिए कि भाई कौन सी गुड्स, वो सेम गुड फाइनल भी हो सकती है और इंटरमीडिएट भी हो सकता है, डिपेंड करता है उसके यूज पे, है ना. जैसे हमने कहा मिल्क ले लो अपने घर के लिए और उसको पी लो, खीर बना के खा लो, दही जमा के खा लो, कुछ भी कर लो, कंज्यूम कर लो. और वही दूध अगर किसी जो टी सेलर है, जो चाय बेचता है, MBA चाय वाला, वो अगर दूध लेता है तो उस दूध को वो क्या करता है, प्रोसेस करता है. प्रोसेस करके वो चाय बनाता है और फिर वो चाय बेचता है. वहाँ उसके लिए वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगा, क्योंकि ड्यूरिंग वो अंडर द प्रोसेस, यानी उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है. तो ऐसा नहीं है कि किसी गुड्स का जो है मान लो, अच्छा एक ये भी होता है कि अगर कोई भी गुड्स ले लो लेकिन उसका अगर कंजम्पशन विद इन 1 ईयर हो जाए तो समझो ये इंटरमीडिएट है. नहीं, क्या है ये? इंटरमीडिएट है. और अगर 1 ईयर के बाद हो तो क्या सोचेंगे हम, ये फाइनल गुड्स हैं, क्योंकि हम प्रिज्यूम कर लेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट है. फाइन, ध्यान में रखिएगा इसको कि भाई कोई भी आप कमोडिटी लेते हो और विद इन 1 ईयर वो कंज्यूम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, घिस जाता है, यूज़ अप हो जाता है, तो कहेंगे यार इंटरमीडिएट है, यानी विद इन द प्रोसेस ये फिनिश हो गया, तो दैट इज़ इंटरमीडिएट. तो फाइनल गुड्स के बारे में पहली बात तो ये होगी भैया ये कंजम्पशन होगा या इन्वेस्टमेंट होगा. या तो आप कंज्यूम कर लोगे या नहीं तो इन्वेस्ट करोगे. जैसे मेरे क्लासरूम में जो चेयर पड़े हुए हैं, स्कूल में जो आपके डेस्क पड़े हुए हैं, वो सब क्या हैं, फाइनल गुड्स हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट पर्पस से है. आपके ऑफिस में, पापा के ऑफिस में जो है ना वो फ्रिज है पड़ा हुआ है, ये इन्वेस्टमेंट पर्पस से है, ठीक है ना. पंखे लगे हुए हैं, फ्रिज, कूलर वगैरह वगैरह जो भी है, ये सारे क्या हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पस से हैं. तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल गुड्स हो गई. तो कंजम्पशन हो या इन्वेस्टमेंट हो, फाइनल गुड्स होगा. याद रहेगा, कंजम्पशन हो या इन्वेस्टमेंट हो, या 1 साल से ज़्यादा समय तक आपने उसको यूज़ किया, उस सेम गुड्स का यूज़ आपने अगर विद इन 1 ईयर कंज्यूम कर लिया तो इंटरमीडिएट हो गया. लेकिन उसी को अगर आपने लंबे समय तक रखा, यूज़ किया, तो फाइनल गुड्स की कैटेगरी में आ जाता है. और अब आप देखेंगे, जैसे मान लो इंटरमीडिएट गुड्स की बात हम करेंगे, तो इंटरमीडिएट गुड्स में क्या होगा, दो बातें इसमें भी होंगी, ठीक है. इंटरमीडिएट गुड्स में क्या हो जाएगा, या तो आप दोबारा से बेचने के लिए कर रहे हो, आपने खरीदा और आपने उसको बेचा, रीसेल करेंगे तो भी इंटरमीडिएट गुड्स होएगा, या इसको यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन गुड्स हुआ. अब जैसे मान लीजिए टेलीफोन या टेलीविज़न के डीलर्स हैं, वो क्या करते हैं, टेलीविज़न बल्क में लेते हैं और फिर उसको वो बेचते हैं. तो दैट इज़ फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल. सो देयर फॉर देम दिस इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन. और वही अगर आप अपने घर में खरीद के ले आते हो तो दैट इज़ व्हाट, फाइनल गुड्स, बिकॉज इट इज़ फॉर द कंजम्पशन पर्पस. तो फाइनल गुड्स हो गए. ऑलराइट, बात समझ में आ रही है. अच्छा, एक चीज़ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सीखनी चाहिए. क्या सीखनी चाहिए, तो एक होता है आपका प्रोडक्शन बाउंड्री.
ये प्रोडक्शन बाउंड्री का क्या मतलब? देखो कोई भी गुड्स अगर उस प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर यानी कि ड्यूरिंग द प्रोसेस हो, है ना, जो प्रोसेस जिसकी प्रोसेस हो रही हो, जो उस अब जैसे मान लो हम क्या करते हैं, वी आर हैविंग यू नो कस्टर्ड सीड्स है हमारे पास, मस्टर्ड सीड्स हैं। मस्टर्ड सीड्स को हमने क्या किया, मशीन में डाला और उसकी प्रोसेसिंग हुई, मस्टर्ड ऑयल निकला हमारा, ठीक। तो जो प्रोडक्शन बाउंड्री है या प्रोडक्शन प्रोसेस है, उसमें अगर वो रहता है, प्रोडक्शन प्रोसेस में रहता है, वो जितनी देर तक वो प्रोडक्शन प्रोसेस में रहता है या प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहता है, वो इंटरमीडिएट है। उसके बाद जैसे ही निकला वो क्या हो गया, फाइनल हो गया। समझ में आ रही है बात? तो जितनी देर आपके प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर है वो इंटरमीडिएट है, और उसके बाद जैसे ही उस प्रोसेस से बाहर निकल गया, रेडी टू बी सोल्ड, रेडी टू बी कंज्यूम्ड, अब क्या हो गया, ये फाइनल हो गया। इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हो, है ना। तो कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको मस्टर्ड सीड्स का एग्जाम्पल दिया, आप वीट का एग्जाम्पल ले सकते हो। आप जो है ना पल्प का, जो आपके जो फ्रूट्स होते हैं ना, उसके जो पल्प से बनाया जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको आप, एक कई चीज़ें आप यूज़ करते हो ना पल्प से, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, स्क्वैसेज जो आप यूज़ करते हो वो पल्प से बनता है। अब आपने वो जैसे मान लो लीची है, उसको आपने तोड़ के उसके पल्प को एक्सट्रैक्ट किया, क्रश किया, स्क्वैसेज उसके बनाए। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या हो गया, सोइंग से लेकर के और यहाँ तक ये पूरा प्रोसेस हो गया इंटरमीडिएट कंजम्पशन, बिकॉज ये अंडर प्रोसेस है। फाइनल क्या निकला, स्क्वैश बॉटल निकला, है ना, मिलाओ और पियो और बस मौज करो। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड प्रोडक्शन बाउंड्री। गॉट माय पॉइंट्स? प्रोडक्शन बाउंड्री समझ गए? जब तक गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है तब तक इंटरमीडिएट गुड्स है। विद इन प्रोडक्शन बाउंड्री, आप इसको याद रखेंगे, जब तक कोई भी गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, जब तक प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, विद इन प्रोडक्शन बाउंड्री है, तो हम कहेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स की पहचान समझ में आ गई आप लोगों को कि क्या पहचान है इंटरमीडिएट गुड्स की और फाइनल गुड्स की, क्या पहचान है। और जैसे ही आउटसाइड हो गया, यानी प्रोडक्शन बाउंड्री से आउटसाइड दी प्रोडक्शन बाउंड्री हो गया, तो भाई ये हो गया आपका फाइनल गुड्स। आउटसाइड दी प्रोडक्शन बाउंड्री हो गया तो ये हो गया आपका फाइनल गुड्स। गॉट द पॉइंट्स? बच्चों समझ में आया? तो इसको हम फाइनल, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि भैया इंटरमीडिएट क्या होगा और फाइनल क्या होगा। गेटिंग द पॉइंट? एग्जांपल के तौर पे आप ले लीजिए, जैसे ये मेरा मार्कर है, ये मार्कर क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। क्यों इंटरमीडिएट है? कि मेरा काम क्या है, मेरी सर्विसेज है, मैं आपको पढ़ाता हूँ, है ना। तो उस पढ़ाने के दरमियान ये क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, यूजअप हो जाता है, ठीक, यूजअप हो जाता है, कई बार ये बदला जाता है। और मैंने एक दूसरी बात ये भी बताई है आपको कि अगर विद इन 1 ईयर ये कंज्यूम हो जाता है तो इंटरमीडिएट है, 1 ईयर के बाद भी आपका चलता रहता है तो फाइनल है। जैसे ये बोर्ड है, ये 1 ईयर के बाद भी चलता रहता है। मैं जो पर्पस है मेरा पढ़ाना, वो इस बोर्ड की मदद से ही होता है। तो बोर्ड जिस पर कि हम इस मार्कर से लिखते हैं, मार्कर मेरा इंटरमीडिएट हो गया, लेकिन ये बोर्ड मेरा क्या है, फाइनल है। क्यों? क्योंकि ये है, दोनों का पर्पस सेम है, एक ही सर्विस प्रोवाइड करने के लिए दोनों का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये कई सालों तक चलेगा, 1 साल में यूजअप होगा नहीं, इसलिए ये फाइनल हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। और ये क्या हो रहा है, विद इन द प्रोसेस कंज्यूम कई बार साल में होता है, हम कई बार इसको बदलते रहते हैं, इसलिए इंटरमीडिएट हो गया। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मिलिट्री क्या करती है, जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, जो सरकार है, वो अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदती है। हेलो, डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदती है, जैसे मिलिट्री ट्रक्स खरीदती हैं। अभी मिलिट्री ट्रक्स जो है ना गवर्नमेंट के लिए, ये जो कंजम्पशन है ये इंटरमीडिएट है, फाइनल नहीं है। क्यों? क्योंकि मिलिट्री सर्विसेज के लिए इसका इस्तेमाल होता है। बात समझ में आ रही है? मिलिट्री सर्विस एक अलग टाइप की सर्विस है, उस सर्विस को परफॉर्म करने के लिए इसका यूज होता रहता है। इट्स बीन यूज्ड, डिस्ट्रॉय भी हो जाता है,
यूज होता रहता है, तो हम इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। गॉट द पॉइंट? बात समझ में आ गई? तो फाइनल और इंटरमीडिएट कंजम्पशन के बीच का अंतर आपको समझ में आ गया, राइट? चलिए अब आप पढ़ेंगे कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, इसके बारे में। कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। अब देखिए कंजम्पशन गुड्स क्या हो जाता है, जो किसी भी कंज्यूमर यानी कंज्यूमर के वांट्स को सेटिस्फाई करे, उसको हम क्या बोलेंगे? कंजम्पशन गुड्स बोलेंगे। जो कंज्यूमर के वांट्स को सेटिस्फाई करे उसको हम बोलेंगे कंजम्पशन गुड्स, राइट? कंजम्पशन गुड्स में कई टाइप की कंजम्पशन गुड्स होती हैं, ठीक है? कंजम्पशन गुड्स मतलब जो कंज्यूमर के वांट्स को सेटिस्फाई करे, सिंपल, ठीक? तो कंज्यूमर गुड्स भी, कंजम्पशन गुड्स भी 4 प्रकार के होते हैं। एक हो गया ड्यूरेबल, है ये कंजम्पशन गुड्स, लेकिन है क्या ये? ड्यूरेबल, क्योंकि ओवर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम इसको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम इसको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसको हम ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। जैसे आपके घर में यूज होने वाला टेलीविज़न, मिक्सचर ग्राइंडर जो होता है, वॉशिंग मशीन होता है, ये सब आपके क्या हैं? ड्यूरेबल है। कंज्यूमर गुड्स हैं लेकिन ये कंज्यूमर ड्यूरेबल है। कुछ होते हैं सेमी ड्यूरेबल, यानी इनका जो लाइफ होता है वो ड्यूरेबल से कम होता है, लिमिटेड पीरियड के लिए आप इसको यूज़ करते हो और फिर उसके बाद इसको डिस्कार्ड कर देते हो, है ना? जैसे आपने ये जूते खरीदे, अब इसको 10 साल तो यूज़ नहीं करते यार, आपने साल, 1.5 साल, 2 साल इस्तेमाल किया, छोड़ दिया। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने यूज़ किया, छोड़ दिया। एक कपड़ा खरीदा, फट गया, पुराना हो गया, डिस्कार्ड कर देते हो। तो ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल। क्या बोलते हैं? सेमी ड्यूरेबल। उसका लाइफ स्पैन लगभग अराउंड 1 ईयर हो। आप इसको कहें कि यार इसका जो लाइफ स्पैन है वो अराउंड 1 ईयर है। 1 ईयर के अंदर हम इसको, भाई ये एग्जॉस्ट हो जाता है, यूज्ड अप हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। ड्यूरेबल में क्या होगा? मोर देन 1 ईयर, कई सालों तक चलता है ना? हमारे घरों का फ्रिज कई सालों से चल रहा है। अरे नॉन ड्यूरेबल गुड्स, बस ये क्या होता है? इसको एक बार नॉन ड्यूरेबल गुड्स, यानी दोस्त तुम इसको क्या करो ना, एक बार यूज़ करो, ये ख़त्म हो गया, है ना? एक बार सिंगल यूज गुड्स होते हैं। ये क्या होते हैं? नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? सिंगल यूज, याद रखना है, सिंगल यूज गुड्स होते हैं। एमसीक्यू में आएगा ये, ठीक है? सिंगल यूज गुड्स होते हैं। जैसे तुमने क्या किया, तो तुमने जो है मिल्क है, खाया पिया ख़त्म। ब्रेड है, सिंगल यूज़ है, 2 बार 3 बार यूज़ तो नहीं कर, एक ही ब्रेड को, हाँ ठीक है, एक बाइट लिया, छोड़ दिया, परसों फिर एक बाइट ले रहे हैं, 3 दिन बाद फिर से एक बाइट ले रहे हैं। ऐसे कर सकते हो क्या ब्रेड को? नहीं कर सकते, ऐसे तो नहीं कर सकते। यानी एक बार लिया तो बस यूज़अप कर लिया, एक बार लिया तो यूज़अप कर लिया, तो इसको हम बोलेंगे नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ऑलराइट, उसके बाद हमारी हो सकती हैं कंजम्पशन में सर्विसेज। अब देखो दोस्तों, सर्विसेज क्या है? जो भी सर्विसेज है आप जाते हो, जो ये एक्चुअली क्या होती है? नॉन मटेरियल गुड्स होती हैं, फिजिकल नहीं होती ना, फिजिकल नहीं होती, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हो। यू गॉट अ हेयर कट एंड नाउ इट लुक्स लाइक, यू नो, यू बीन टॉट एंड यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग, देयर इज अ डिफरेंस इन योर पर्सनालिटी ना, है ना? इट्स बीन सीन, इट कैन बी फेल्ट, इट कैन बी फेल्ट। सो बेसिकली सर्विसेज क्या है? ये आपके नॉन फिजिकल होते हैं, नॉन फिजिकल नॉन मटेरियल गुड्स होते हैं, जो आपके ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है। पढ़ा मैं तुमको रहा हूँ, है ना, तो सेटिस्फेक्शन तुमको ही मिल रही है ना, मम्मी को तो नहीं मिल रही, पापा का तो नहीं मिल रहा यार। जो सर्विस टेकर है, जिसको सर्विस मिल रही है, उसी को सीधे सेटिस्फाई, उसी के वांट को सीधे सेटिस्फाई करता है ना? तो इसको इंटेंजिबल बोलते हैं। अब बहुत सारे सर्विसेज हैं, टीचिंग का जैसे हो गया, बैंक की सर्विसेज हो गए, मेडिकल सर्विसेज हो गई, इंश्योरेंस सर्विसेज, ये सारे सर्विसेज में आता है। इलेक्ट्रिसिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी सर्विसेज के अंदर आती है, ठीक है? ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज होगी। तो
इसमें कंजम्पशन गुड्स में ये 4 तरीके की चीज़ें आपकी आएंगी कि कंजम्पशन गुड्स वो होती हैं जो इस तरीके से कंज्यूम होती हैं, यूज अप होती हैं। फाइन। कैपिटल गुड्स की बात करें, ठीक है ना, कि दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प इन दी प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, ठीक है ना, जो दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने में आपकी मदद करती हैं, उसको हम बोलेंगे कैपिटल गुड्स। ठीक, प्लांट एंड मशीनरी हो गई और के इक्विपमेंट्स हो गए दूसरी चीज़ों को बनाने में जो आपको हेल्प करते हो। इसका जो लाइफ टाइम होता है वो सेवरल ईयर्स का होता है। एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम अगर इसको बोलोगे तो इसका लाइफ टाइम सेवरल ईयर्स का है। 1-2 साल क्या कहे, कितनों साल ये चलता है, इसका एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम सेवरल ईयर्स होता है, ठीक है ना। और ये बात आप समझ लो, जैसे आप किसी भी इसमें किसी भी चीज़ को क्या करते हो, जो कंजम्पशन गुड्स होते हैं नॉर्मली प्रोसेस में आने के बाद वो अपनी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं रहती है ना। सीड्स की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, सरसों तेल समझते हो तुम, है ना, मस्टर्ड ऑयल समझते हो तुम, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, इसकी अपनी आइडेंटिटी बरकरार रहती है, ठीक है ना। और इनका जो डिमांड होता है ये भी याद रखना है, इनका डिमांड डिराइव्ड डिमांड होता है, डिराइव्ड डिमांड होता है दोस्तों, समझ रहे हो। इसका डिमांड डायरेक्ट डिमांड होता है, समझ गए। इसका डिमांड क्या होता है, डायरेक्ट डिमांड होता है कंजम्पशन गुड्स का, इसका डिराइव्ड डिमांड होता है। कंजम्पशन गुड्स की जरूरत पड़ेगी तभी तो मशीनों की जरूरत पड़ेगी जो बनाएगा उसको, है ना, समझ रहे हो। तो साइकिल है ड्यूरेबल में से मान लो, उसमें टायर लगे हुए हैं, व्हील है, साइकिल चलेगी, व्हील घिसेगी, नया व्हील चाहिए, कौन बनाएगा, कैपिटल गुड्स। वो जो मशीन है जो टायर बनाती है वो बनाएगी ना, ठीक। तो इस मशीन की डिमांड तो तब होएगी ना जब टायर की डिमांड होगी, टायर की डिमांड होगी नहीं तो मशीन की डिमांड होगी क्या, नहीं होगी ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं इसका डिराइव्ड डिमांड होता है, ठीक। आपको क्या चाहिए, घर में ठंडक चाहिए, एसी चाहिए। एसी बनाने वाली मशीन की डिमांड तो तभी होगी जब तुम एसी का डिमांड करो, सो कैपिटल गुड्स जो होती हैं वो होती है जिनका डिमांड दूसरे गुड्स के या कंजम्पशन गुड्स के डिमांड पर डिपेंड करती है, उसका डिमांड। नहीं, कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स तो अलग हो गए ना। इंटरमीडिएट गुड्स क्या हो गए, इंटरमीडिएट गुड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो प्रोसेस में होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस में होता है। ये तो फाइनल है, यहाँ लिखा हुआ फाइनल गुड्स, कैपिटल गुड्स और फाइनल गुड्स, ठीक है ना। ऑलराइट, चलिए अब आप सीखेंगी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। ध्यान से सीख लीजिए। तो बिफोर गोइंग फॉर डेप्रिसिएशन देने से पहले जो कुछ भी आपकी वैल्यू होती है, डेप्रिसिएशन देने से पहले जो कुछ भी आपकी वैल्यू होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। बिफोर गोइंग फॉर डेप्रिसिएशन, whatever the addition you are making to the stock of capital, before going for depreciation, addition made to stock of capital, that is what called gross investment, stock of capital। तो बिफोर गोइंग फॉर डेप्रिसिएशन देने से पहले आपकी जो कैपिटल है, कैपिटल स्टॉक है, एक मशीन है, उस मशीन में और मशीन जोड़ते हो। डेप्रिसिएशन देने से पहले आपके पास जो भी कैपिटल स्टॉक है, कैपिटल स्टॉक जैसे कि अभी हमने एग्जांपल दिया आपको,
दूसरे गुड्स को बनाने में जो मदद करती है उसको हम कैपिटल स्टॉक बोलते हैं, कैपिटल गुड्स बोलते हैं। तो और उसमें आपने कैपिटल गुड्स ऐड किया बिफोर गोइंग फॉर डेप्रिसिएशन, दैट इज व्हाट कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, मतलब पूरा पूरा उसका दाम जितने में आपने उसको बनाया वो पूरा पूरा जो हो गया वो आपका ग्रॉस हो गया, दैट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। समझ रहे हो? यानी आपने अगर एक मशीन खरीदी, उसकी कीमत थी 50,000, तो 50,000 रुपीज इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। एंड ऑफ द ईयर जब उसको यूज कर लेंगे तो आप क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन लेंगे। तो अब आपका क्या हो गया? नेट इन्वेस्टमेंट। क्या बोलोगे आप उसको? एंड अगर साल के शुरुआत में यू आर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इफ यू आर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो व्हाट यू आर डूइंग? यू आर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन, देन इट बिकम्स योर नेट इन्वेस्टमेंट। Getting your mind? So what you can say that after going or providing depreciation, after providing for depreciation, the investment in capital stock is net investment. How you can find out? Net investment is equal to gross investment minus depreciation. Got it? And taking forward this formula, टेकिंग फॉरवर्ड नहीं, बैकवर्ड अगर इस फॉर्मूले को हम लाएं तो मैं ये लिख सकता हूँ ना, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट? वी कैन राइट नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। व्हाट वी कैन राइट? वी कैन राइट नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। दिस वे यू कैन कम आउट विद नेट इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। गेटिंग माई पॉइंट? एवरीबडी understood? And this depreciation, the time and again we are talking about this depreciation. What exactly is this? It is consumption of fixed capital. What exactly is this? Consumption of fixed capital. You can also call it as consumption of fixed capital. आप इसको कह सकते हो consumption of fixed capital. What is this? With the passage of time, because of wear and tear, because of obsolescence, the value decreases by the amount the value decreases is what called, that by is depreciation. ठीक है, that particular margin is what called depreciation. Understood? So it could be because of normal wear and tear, it could be because of passage of time, it could be because of obsolescence. Fine. So this happens. You understood? There is another term that we will come across when we advance in this chapter. Now we'll come across some other terms also. So let's talk about these terms as well. There is one term that is called NIT. You come across this particular term more often. This is net indirect tax. क्या बोलते हैं इसको? नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, है ना? व्हाट दिस इज एक्चुअली ग्रॉस, व्हाट वी कॉल इट, जीएसटी. इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स जीएसटी हियर. सो इट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, राइट? व्हाट दिस सब्सिडी इज? Subsidy is simply the economic assistance given by the Sarkar, to the firms and households. ठीक है ना? तो सब्सिडी क्या है? सब्सिडी इज एन economic assistance given by the government to the firms और households. ठीक है ना? To the government और
house to the farms and household. This is what called subsidy, right? So you understood NIT. If we have to come to this net indirect tax, this is IT minus subsidy. ठीक, there is net only, there is no provision of gross. There is no provision of gross. Either it is indirect tax or it is net indirect tax. Getting your mind? There is no provision of gross. We have never coined this word कि gross indirect tax. ठीक है, हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है, या तो इनडायरेक्ट टैक्स होगा या नेट इनडायरेक्ट टैक्स होगा. कैसे आएगा? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी. राइट, तो सब्सिडी भी समझ में आ गया क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स भी समझ में आता ही है आप लोगों को कि जो डायरेक्टली आपके ऊपर आपसे कलेक्ट नहीं किया जाता, आपके ऊपर लेवी नहीं किया जाता. लेवी किसी और पे किया जाता है और कलेक्ट आपसे किया जाता है, तो उसको हम इनडायरेक्ट कहते हैं. फाइन, गॉट इट? समझ में आ रही बात? अच्छा, उसके बाद हम लोग करेंगे एक और टर्म यूज करेंगे, फैक्टर कॉस्ट. फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस. ठीक है, फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस. देखो मित्रों, फैक्टर कॉस्ट का बहुत ही सिंपल सा मतलब होता है कि अमाउंट पेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, उसको जो कुछ भी तुमने अमाउंट पे किया वो तुम्हारा हो गया फैक्टर कॉस्ट. ठीक है ना, सीधे उनका जो कंट्रीब्यूशन है प्रोडक्शन में, जो कंट्रीब्यूशन है ना प्रोडक्शन प्रोसेस में, जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए जो भी तुम उन्हें पे करते हो उसको फैक्टर कॉस्ट बोलते हो, है ना. जैसे लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर है, दे आर फैक्टर प्रोवाइडर्स हैं, दे आर द कंट्रीब्यूटर्स, है ना. तो उनको आप क्या करते हो, बदले में जो कुछ भी देते हो, दैट इज व्हाट कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट. दैट इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट. रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये लिखा था. रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. क्या था? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. फैक्टर इनकम हो गया और फैक्टर कॉस्ट भी हो गया. फर्म के लिए क्या हो गया? ये फैक्टर कॉस्ट हो गया, क्योंकि जो भी कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, फैक्टर्स यानी प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन कॉन्ट्रीब्यूटर्स को जो भी अमाउंट पे किया जाता है, वट एवर द अमाउंट इज बीइंग पेड टू द कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट. नाउ व्हाट इज मार्केट प्राइस? सी, द मार्केट प्राइस इज वेरी सिंपल. व्हेन यू सेल इट इन द मार्केट, व्हेन यू पुट इट ऑन सेल इन द मार्केट, ठीक है ना, देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स. राइट, ठीक है ना. यानी इट इज द प्राइस एट विच a product is actually sold in the market. A product is actually sold in the market. यानी मार्केट में तुम एक्चुअली में जिस प्राइस पे इसको बेचते हो, तो मार्केट में किस प्राइस पे बेचते हो बॉस? तुम फैक्टर कॉस्ट तो तुम्हारा हो ही गया, जो भी तुमने कीमत लगाई वो हो गया, जो भी तुमको कॉन्ट्रीब्यूटर्स को जो भी तुमने दिए, प्रॉफिट भी उसमें इंक्लूडेड है पुत्र, प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है. तो फैक्टर कॉस्ट में ही प्रॉफिट भी हो गया, क्योंकि एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा, वो भी कंट्रीब्यूटर है. और प्लस सरकार को जो तुम दोगे उसको तुम बोलोगे या तो NIT बोलो या IT बोलो, वही बात है. नेट इनडायरेक्ट टैक्स IT माइनस सब्सिडी ले लो, या सिर्फ सब्सिडी नहीं है, कई बार कई केसेस में सब्सिडी नहीं होते, खाली इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, तो उसको ले लो. तो फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT क्या हो जाएगा? मार्केट प्राइस. क्या लिख दो इसको? MP इज इक्वल टू FC प्लस NIT. फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स. गॉट इट? समझ में आ गया? लेट्स मूव अहेड. अब तुम्हारे पास में NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड. This is net factor income from abroad, and NFIA, that is, this term is very, very important. Net factor income from abroad.
देखो बेटा आप क्या करते हो ना, विदेशों को एक्सपोर्ट करते हो और विदेशों से इंपोर्ट करते हो. दैट यू डू, you export the goods and services and you import it from there. So whatever you export, so factor income from abroad, when you export, जब आप export करते फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड. जो भी एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हो तो आपके पास पैसे आते हैं, दैट इज इनकम फ्रॉम अब्रोड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड. जो भी फैक्टर सर्विसेज जिसको कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज आप बेचते हो, एक्सपोर्ट करते हो, वहाँ से पैसे आते हैं. और फिर आप इंपोर्ट करते हो तो आप पेमेंट करते हो. गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज आप इंपोर्ट करते हो तो आप इसको बोलते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रोड. इसका जो भी डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, NFIA. ठीक है ना. तो ये जो NFIA होता है ना, इसका बड़ा रेलिवेंस है. जैसे मान लीजिए अगर आपको नेशनल इनकम निकालना हो, क्या निकालना हो, अगर आपको नेशनल इनकम निकालना हो, देखो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, नेशनल इनकम को हम इंडिकेट करते हैं NNPFC से. तो नेशनल इनकम क्या होगा, डोमेस्टिक इनकम होगा और प्लस NFIA होगा. देखो NFIA का कितना महत्व है. अगर आपके देश की इनकम, नेशन की इनकम निकालनी हो, राष्ट्र की इनकम निकालनी हो, तो NFIA को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. समझ में आई बात. सो NFIA में क्या क्या चीज़ें आती हैं, व्हाट आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ NFIA. NFIA में चीज़ें क्या क्या आती हैं. तो नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, क्या बोलते हैं इसको हम, नेट कंपनसेशन टू आपने कंपनसेशन दी एम्प्लॉइज को. नेट कंपनसेशन का मतलब क्या होता है मालूम, जो वहाँ के एम्प्लॉइज हैं उनको तुमने पे करा और जो तुमने वहाँ काम किया तुमको जो पेमेंट मिला, दैट इज कॉल्ड नेट कंपनसेशन. तुमको ही मिला बिकॉज यू आर वर्किंग ओवर देयर एंड तुमने भी पे करा बिकॉज दे आर वर्किंग ओवर हियर. सो द डिफरेंस इज व्हाट कॉल्ड नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. देन नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है ना. नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप. एंड थर्ड इज नेट रिटेन. जब भी मैं नेट लगा रहा हूँ इसका मतलब रिटेन अर्निंग्स वहाँ से आया और यहाँ का जो डिफरेंस होता है. रेजिडेंट कंपनीज जो विदेश में काम कर रहे हों और विदेशी कंपनी जो यहाँ काम कर रहे हों, इनकी रिटेन अर्निंग का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड नेट रिटेन अर्निंग्स. रिटेन अर्निंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं दोस्तों, रिजर्व्स है ना, सरप्लस जो प्रॉफिट होता है वो सारा रिटेन अर्निंग में आता है. फाइन. प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप से जो भी नेट होगा, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप. जो कुछ भी वहाँ पर तुम विदेशों में काम कर रहे हो, प्रॉपर्टी है तुम्हारी, प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप. जैसे मान लो रेंट है या इंटरेस्ट है या तुम्हारा डिविडेंड है. तो जो भी रेजिडेंट्स हैं उन रेजिडेंट्स को विदेशों से जो भी ये इंटरेस्ट मिल रहे हो, रेंट मिल रहे हो, डिविडेंड मिल रहे हो, और तुम जो विदेशियों को पे कर रहे हो इस टर्म में, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड के टर्म में, इसका जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है. नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, रेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, जाने का और आने का डिफरेंस निकाल दो तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप. समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूँ मैं. और यहाँ पर नेट रिटेन्ड अर्निंग्स, तो जो भी तुम्हारी रिटेन्ड अर्निंग्स है, जो भी रिटेन्ड अर्निंग्स है रेजिडेंट कंपनी जो विदेशों में काम कर रही हैं और विदेशी कंपनी जो तुम्हारे यहाँ काम कर रही है, इनकी जो रिटेन्ड अर्निंग्स का डिफरेंस होगा उसको हम नेट रिटेन्ड अर्निंग बोलेंगे. और कंपनसेशन टू एम्प्लॉय तो समझ ही गए, विदेश से यहाँ आने वाले लोग जो काम करते हैं वो, और
आप जो वहाँ जा करके काम करते हो, इसका जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। इन तीनों का जो क्लब करके आएगा वो होएगा आपका NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। करेक्ट? सो दैट इज ऑल फ्रॉम टुडे। ठीक है ना, फॉर टुडे एक्चुअली।